नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 33वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में आगे का अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने अपने 32वें व्याख्यान से ही इसका अध्ययन प्रारंभ कर दिया था, जिसमें कि हमने समझा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों द्वारा की गई, जो कि अपने गुरु विद्यारण की सहायता से अपने साम्राज्य का विकास करते हैं। और हम देखते हैं कि इसके अलावा जो भी शासक रहे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज के व्याख्यान में हम इस वंश के शासक कृष्णदेवराय के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही सालों वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, आरवीडी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे और जो विजयनगर साम्राज्य था उसके पतन को जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। आइए देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में, जो कि इस समय के प्रमुख शासक रहे। विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय को माना जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर, जो कि मुगल सल्तनत के जो मुगल साम्राज्य था इसके संस्थापक रहे, बाबर ने अपनी जो यहाँ पर युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के साथ यह एक पुस्तक लिखा करते थे, अपनी आत्मकथा लिखा करते थे, जिसका नाम था बाबरनामा, जो कि फारसी भाषा में मौजूद है। इस पुस्तक में इन्होंने कृष्णदेवराय के बारे में लिखा था कि यह इस समय के सबसे शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो तेलुगु कवि जो कि दक्षिण भारत में बहुत फेमस हैं, जिनके बारे में चर्चा होती है, तेलुगु कवि इसी के समय हुआ करते थे। कृष्णदेवराय के समय इनके शासनकाल को इसी कारण हिंदी तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु कवि, जो कि 8 महान कवि होते थे, वह इसके दरबार में हुआ करते थे। इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके दरबार में तेलुगु एवं संस्कृत का महान कवि पेंडाना रहा करता था। कृष्णदेवराय के दरबार में बीरबल जैसा एक विद्वान हुआ करता था, जिसका नाम था तेनालीराम। तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्य नामक नाटक की रचना की थी। पांडुरंग महामात्य नाटक की रचना किसने की थी? वह की थी तेनालीराम ने। इसके शासनकाल में डोमिंगो पायस बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के कि जो कृष्णदेवराय है इनके शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? डोमिंगो पायस, पुर्तगाली यात्री, जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए आया हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में जब यह डोमिंगो पायस जो यात्री आते हैं तो यह अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो भी भारत में जो विदेशी यात्री आए उनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई, यहाँ के यात्रा वृत्तांत को लिखा और वह पुस्तकें आज भी सहेजे हुए रखी गई हैं, जो कि विदेशों में रखी गई हैं। डोमिंगो पायस जब भारत आते हैं, विजयनगर की यात्रा करते हैं, तो यात्रा के दौरान यह देखते हैं कि यहाँ के जो बाज़ार हैं उन बाज़ारों को देखकर यह लिखते हैं कि संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जो यहाँ ना मिलती हो। यहाँ के बाज़ारों की यह तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो संसार में मौजूद नहीं है जो विजयनगर साम्राज्य के बाज़ारों में ना मिलती हो। कृष्णदेवराय ने रामनवमी का त्यौहार महत्वपूर्ण रूप से मनाया था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वह रामनवमी का त्यौहार माना जाता है। कृष्णदेवराय विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर एवं एकावरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृष्णदेवराय द्वारा किन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। अगर कठिन क्वेश्चन आएगा तो यह पूछ लिया जाएगा विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर एवं एकावरनाथ मंदिर, और एक अन्य मंदिर का वो नाम दे दिया जाएगा और इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय के शासनकाल में नहीं हुआ था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 मंदिरों को आप याद रखिए। विट्ठल स्वामी का मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था, हजारा राम मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था, एक अमरनाथ मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। अब हम देखते हैं कि 1510 ईस्वी में जब पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क और खादर लुई कृष्णदेवराय के दरबार में आते हैं, हम देखते हैं कि भारत में जो पुर्तगाली यात्री सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापना हुई, सबसे पहले पुर्तगाली यात्री जो कि वास्को डी गामा था वह आया था। उसके बाद यहाँ पर समय समय पर गवर्नर आना प्रारंभ कर चुके थे। प्रारंभ में पुर्तगाली यात्री
जो कि 1400 कुछ के लगभग भारत आया था। इसके बाद जो गवर्नर आए, इनमें अल्बुकर्क एवं खादरली जो कृष्णदेवराय के दरबार में आते हैं और यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए मांग करते हैं। और यह जो कोठी स्थापित करते हैं वह भट्टकल में एक कारखाना स्थापित करने के लिए या व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए कृष्णदेवराय से मांग करते हैं, जिस पर यह अनुमति दे देते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार दक्षिण भारत में जो पुर्तगालियों की जो कोठियाँ स्थापित हुई वह किस प्रकार हुई। इन्होंने जो कि कृष्णदेवराय थे इनसे अनुमति मांगी और दक्षिण भारत के भट्टकल क्षेत्र में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वह कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के समय में ही जो कि तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता था, 8 महान कवि जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था वह कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ करते थे। तेलुगु एवं संस्कृत के महान कवि पेंडाना यहाँ हुआ करते थे। बीरबल जैसा विद्वान तेलानीराम इन्हीं के शासनकाल में था। डोमिंगो पायस जो कि पुर्तगाली यात्री था वह भारत आता है और यह कहता है कि विश्व की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो यहाँ के बाजार में न मिलती हो। रामनवमी का त्यौहार जो कि कृष्णदेवराय के द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता था। इनके द्वारा 3 मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर एवं एकावरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क एवं खादरली कृष्णदेवराय से यहाँ पर व्यापारिक कोठी भट्टकल में स्थापित करने के लिए अनुमति मांगते हैं और कृष्णदेवराय द्वारा इनको यह अनुमति दे दी जाती है। आइए आगे देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। कृष्णदेवराय पुर्तगालियों से अच्छे संबंध रखते थे, जिसका कारण इनको घोड़ों की आपूर्ति इन्हीं से प्राप्त होती थी। जो पुर्तगाली यात्री थे, इस प्रकार हमने देखा कि कृष्णदेवराय ने अपने जो क्षेत्र है उसमें भट्टकल क्षेत्र में इनके लिए पुर्तगाली यात्रियों के लिए व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। इसका कारण यहाँ से पता लगता है कि इनको जो घोड़ों की आपूर्ति है, जो बहुत ही अच्छी किस्म के घोड़े हैं, वो पुर्तगालियों द्वारा जहाज के माध्यम से भारत लाए जाते थे और भारत में इनका जो व्यापार किया जाता था। इस प्रकार अपनी घोड़ों की आपूर्ति के लिए यह अपने क्षेत्र में इनको व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति देते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र अच्युतराय शासक बना। अच्युतराय जो कि कृष्णदेवराय के पुत्र थे, यह शासक बनते हैं। इसके पश्चात सदाशिवराय शासक बना, जो कि तीसरे शासक होती हैं, वह सदाशिवराय बनते हैं। लेकिन यह कठपुतली शासक होते हैं, क्योंकि यह इनका जो शासन होता है वह सीधे तौर पर इनके द्वारा नहीं संभाला जाता है और जो वास्तविक शासन की जिम्मेदारी वह आरवीडू मंत्री जो कि यहाँ के सामंत हुआ करते थे, जो कि अब विजयनगर साम्राज्य के मंत्री थे, वह आरवीडू मंत्री राम राय के हाथों में यहाँ की जिम्मेदारी होती है। सदाशिवराय के समय में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ। हम देखते हैं कि जब यह कठपुतली शासक थे, मतलब जो सदाशिवराय थे जो शासक बनते हैं, तो इन्हीं के समय पर जो तालीकोटा का युद्ध होता है, तो तालीकोटा के युद्ध में जो कि विजयनगर साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। इतिहास में से गेम चेंजर जो युद्ध होता है इसे गेम चेंजर माना जाता है, क्योंकि इसी से विजयनगर साम्राज्य को बहुत गहरी क्षति पहुंचती है। इसे राक्षस तगंडी का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय द्वारा किया गया था। हम देखते हैं कि जो सेना के नेतृत्व करता है वह राम राय थे, जो कि जो आरवीडू मंत्री थे। यह जो सदाशिवराय का शासन था, इसके यह पीछे से यह शासन चला रहे थे सदाशिवराय, जो कि हमने देखा कि यह कठपुतली शासक थे। विजयनगर की जो सेना है इसका नेतृत्व राजा राम राय के हाथ में था। इसी युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था वह सेवल हुआ करता था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरोधी दल, जो कि विजयनगर साम्राज्य के विरोधी दल कौन कौन से खड़े होते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये थे अहमदनगर, गोलकुंडा व बीदर। इन 3 क्षेत्रों से जो कि इसके तीनों ओर बसे हुए थे, इन तीनों क्षेत्रों से इसके विजयनगर साम्राज्य पर जो आक्रमण किया जाता है वह अहमदनगर, गोलकुंडा और एवं बीदर से यहाँ पर जो विरोध किया जाता है और इस युद्ध में पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो जाती है।
आइए अध्ययन करते हैं सालुब वंश के बारे में। नरसिंह सालुब ने सालुब वंश की जो नींव है 1485 में डाली थी और यह 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसके जो सेनापति थे वह नरसिंह तुलुब ने इसकी हत्या करके तुलुब वंश की नींव डाली। जो नरसिंह सालुब थे इसकी हत्या नरसिंह तुलुब ने की थी। नरसिंह सालुब ने सेनापति नरसिंह तुलुब द्वारा इसकी हत्या कर दी गई तथा तुलुब वंश की नींव डाली गई। हम 1485 का अध्ययन करते हैं। 1485 ईस्वी में संगम वंश के जो विरूपाक्ष द्वितीय शासक हुआ करते थे इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र द्वारा कर दी गई थी और इस समय विजयनगर साम्राज्य में अशांति और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए नरसिंह का जो सेनापति था जिसका नाम नरसा नायक हुआ करता था उसने इसका जो अराजकता की स्थिति है इसका फायदा उठाया और विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया और सालुब नरसिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया। हम देखते हैं कि जो इसका सेनापति होता है जिसका नाम नरसा होता है वह जो विजयनगर साम्राज्य में जब विरूपाक्ष द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ की अराजकता की स्थिति का फायदा उठाकर अपने जो शासक होते हैं नरसिंह सालुब उनको राजगद्दी पर बैठा देता है एवं सालुब वंश की प्रमुख राजाओं द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर राज किया जाता है। दो प्रमुख राजा हुए जो सालुब वंश के हुए, इसमें थे सालुब नरसिंह जिन्होंने 1485 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक शासन किया और एक दूसरे शासक होते हैं इनका नाम इम्माडी नरसिंह होता है। वह 1491 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं और यहाँ पर राज करते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आरवीडी वंश के बारे में जो कि 1570 से 1650 ईस्वी तक चला। आरवीडी वंश अथवा इसे कर्नाट वंश के नाम से भी जाना जाता है। 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिवराव को अपदस्थ कर पेनुगोंडा पर अधिकार कर लिया। पेनुगोंडा जो कि इनकी राजधानी हुआ करती थी। हम धीरे से समझने का प्रयास करते हैं। आरवीडी जो वंश था इसकी स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी जो कि सदाशिवराव को अपदस्थ कर जो पेनुगोंडा जो क्षेत्र था उसको अपनी राजधानी बनाते हुए किया गया था। यह वंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। जो आरवीडी वंश होता है यह चौथा एवं अंतिम वंश होता है जो कि विजयनगर साम्राज्य पर जो राज करता है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। पेनुगोंडा जो क्षेत्र था इस वंश की राजधानी हुआ करती थी। आरवीडी वंशीय शासक बेंटक द्वितीय से अनुमति लेकर अड्यार ने मैसूर नगर की स्थापना की थी। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछ लिया जाता है कि मैसूर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह मैसूर नगर है, इसकी स्थापना अड्यार के द्वारा की गई थी जो कि आरवीडी वंशीय शासक वेंकट द्वितीय से अनुमति लेकर इस जो मैसूर नगर है इसकी स्थापना करते हैं। आरवीडी वंश के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। आरवीडी वंश के लिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा यह तीनों जो राज्य थे इनके द्वारा जब जो एक लड़ाई लड़ी जाती है जो कि बहुत ही प्रमुख युद्ध है तालीकोट या राक्षस तगंडी का युद्ध के नाम से जो जानी जाती है, बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकोंडा द्वारा मिली इन तीनों राज्यों की जो इन तीनों राज्यों की जो सेना है यह मिलजुल कर 1565 ईस्वी में जब विजयनगर साम्राज्य पर जो युद्ध छिड़ देती हैं जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इसकी विनाशकारी हार की जो विरासत होती है वह हार से जो साम्राज्य मिलता है वह विरासत के तौर पर इनके द्वारा प्राप्त मिला हुआ होता है। यही इसी क्षेत्र पर यह शासन करते हैं जो आरवीडी वंशीय शासक होते हैं। इस वंश के तिरुमल का उत्तराधिकारी रंग द्वितीय होता है। तिरुमल जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य जो आरवीडी वंश की स्थापना की गई थी इनका जो उत्तराधिकारी होता है वह रंग द्वितीय होता है। रंग द्वितीय के बाद वेंकट द्वितीय शासक बनते हैं और इन्हीं के द्वारा जो वेंकट द्वितीय होते हैं इनके द्वारा चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया जाता है। जो चंद्रगिरी जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो विदेशी कोठियाँ स्थापित की जाती हैं वह चंद्रगिरी में की जाती हैं। तो इस क्षेत्र को यह अपना मुख्यालय बनाते हैं। विजयनगर साम्राज्य था इसके शासकों की अंतिम कड़ी थी जो कि ये कड़ी हम देखते हैं कि किस प्रकार यह जो यहाँ के शासक आए आरवीडी वंश में जो 2-3 शासक रहे
इनके यह जो कड़ी है वह विजयनगर साम्राज्य की अंतिम कड़ी है। बेंटक द्वितीय ने स्पेन के बेंटक द्वितीय के बारे में एक प्रमुख तथ्य, बेंटक द्वितीय ने स्पेन के जो फिलिप तृतीय जो जो राजा हुआ करते थे इनसे सीधा पत्र व्यवहार किया और वहाँ के ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया। ईसाई पादरी जो कि इनके समय पर ही भारत आने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था, तो वह बेंटक द्वितीय के समय पर किया गया था। इसके शासनकाल में ही वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं कि अड्डियार द्वारा जो कि इसकी स्थापना की जा रही थी, इसके द्वारा जो अनुमति ली गई थी। इसके बाद जो वाडियार था 1662 में मैसूर राज्य की स्थापना करता है और अड्डियार के द्वारा मैसूर नगर की स्थापना की गई थी एवं इसको राज्य का जो दर्जा था वह 1612 ईस्वी में यह जो राज्य के रूप में इसकी स्थापना करते हैं वह वाडियार करते हैं। आइए पतन के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस वंश का अंतिम शासक जो कि अंतिम शासक थे के समय मैसूर, बेदनूर तथा तंजौर यह जो तीन क्षेत्र थे यह अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने स्वयं के राज्य की स्थापना कर लेते हैं। यह मैसूर, बेदनूर और तंजौर यह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यह स्वयं को स्वतंत्र करके अपने अलग राज्य की स्थापना कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी तक चला, जो कि बहुत बड़ा लंबा समय होता है। 300 सालों तक इनका शासनकाल रहा। यदि अधिक समय तक 300 सालों से अधिक समय तक यह जीवित रहा। बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसके कारण राजाओं की जो सत्ता थी वह क्षीण होती गई और विजयनगर साम्राज्य का पतन लगातार होता गया। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था रंग तृतीय, जो कि विजयनगर साम्राज्य में जो अंतिम शासक के बारे में हम अध्ययन करते हैं वह है रंग तृतीय। इनका जो क्षेत्र था वह वेल्लोर के एक छोटे से प्रदेश तक सीमित रह गया था। यह एक नाम मात्र के शासक बचे थे जो कि एक वेल्लोर क्षेत्र पर अधिकार कर रहे थे। 1664 ईस्वी में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में बीजापुर एवं गोलकोंडा की सेना के पास जो यह इसका जो वेल्लोर क्षेत्र था वह भी चला जाता है और इसके साथ ही आरवीडी वंश का पतन हो जाता है और आरवीडी वंश जो कि अंतिम वंश माना जाता है और इसके अंत के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। आइए मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की जो भारत में स्थिति थी वह इस समय पर हुआ करती थी। जो हम देखते हैं कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है यह उत्तरी क्षेत्र से लेकर यहाँ तक जो तुगलक वंश के जो शासक हैं, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। और जो राजस्थान का क्षेत्र होता है इस क्षेत्र पर राजपूत राजाओं का शासन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं मध्य भारत या दक्षिण भारत की ओर, मध्य से दक्षिण भारत की ओर बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है जो कि बीजापुर के निकट होती है। बीजापुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी और जिसके बारे में अभी हम अपने जो आने वाला व्याख्यान है उसमें अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह विजयनगर साम्राज्य में रहता है जो कि 300 वर्ष शासन करते हैं। इस समय पर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी और जो नीचे का क्षेत्र है यहाँ पर जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य व मैसूर हुआ करते थे। बहमनी साम्राज्य जो कि यहाँ पर फैला हुआ था, यह क्षेत्र आप देख सकते हैं। इस प्रकार इनके जो डिस्प्यूट होते हैं वह भी साथ में चलते रहते हैं। और हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद जो भी वंश आए इसके द्वारा जो बाबर का जो शासनकाल होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। उस समय तक यहाँ पर यह साम्राज्य चलते रहते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ के जो डिस्प्यूट है वो राजपूतों से लगातार बने रहते हैं। जो कि शासक आते हैं जो कि मुगल वंश के शासक हैं और खिलजी वंश के शासक और तुगलक वंश के शासकों द्वारा लगातार यहाँ पर युद्ध लड़ाए गए। यह मैप हमारे लिए विजयनगर साम्राज्य की इस समय की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये यहाँ का इनका क्षेत्र हुआ करता था जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर था उसके सामने यह बाजार हुआ करता था। इसमें यह दुकानें हुआ करती थी जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि विश्व की सभी प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर मिलती थीं, जो कि
विदेशी यात्रियों की जो यात्रा वृत्तांत है उनमें इसकी जानकारी मिलती है। इस चित्र में हम देखते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी अंडर विजयनगर एम्पायर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह कितने समृद्धशाली हुआ करते थे। इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण, जो कि एक बहुत अच्छी इकोनॉमी होने के कारण ही इस प्रकार की जो संसाधन है, इस प्रकार के निर्माण है, वो निर्माणाधीन कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह शासन कर रहे थे और अपनी व्यवस्थाएं चला रहे थे। हम्पी में मौजूद यह रथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल है। और इसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण इस समय पर किया गया था। भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है वह इसी समय की यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि किस प्रकार की कला का इसमें वर्णन किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वह आपको पसंद आ रहे होंगे और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको नोट डाउन करते जाइए। हल्की सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेने के साथ ही जो भी आप बुक्स का अध्ययन करेंगे वह आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा और मेरे अनुसार जो मेरे द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है वह आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि यही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं और आप अध्ययन कीजिए और ऐसे बच्चों तक इन लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कि बाहर जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। उनके लिए ही मेरा जो यह प्रयास है वह किया जा रहा है लगातार। और आने वाले लेक्चर्स में हम पूरी हिस्ट्री कवर करने का प्रयास करेंगे और मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको कुछ ही समय में 4 से 5 महीने के समय में पूरा जीएस कवर कराया जाए और जो भी डाटा है वह मैं आपको सही और सटीक तरीके से मौजूद कराने का, जो कि उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।